आज देखते हैं भूगोल में नए चैप्टर है मानव संसाधन। पांचवा चैप्टर है भूगोल मानव संसाधन। मानव संसाधन सब जानते हैं, मानव के बारे पूरे देश की मानव बारे हमको वर्णन करना है, अध्ययन करना है। मानव संसाधन किसी जगह कितने लोग रहते हैं। मानव संसाधन की हम प्रस्तावना देखें तो किसी जगह कितने लोग रहते हैं। अब सब हमको मालूम है कि कौन से स्थान पर कितने लोग रहते हैं, कहाँ कहाँ कितने लोग रहते हैं। इससे वहाँ की आबादी की गणना की जाती है। इससे क्या होता है, वहाँ की आबादी की गणना हो जाती है। आबादी का संबंध किसी स्थान विशेष होता है। आबादी का यदि हम संबंध देखें तो किसी स्थान विशेष होता है। स्थान चाहे जंगली हो, चरौदा हो या बिलाई हो, एक स्थान है, स्थान विशेष से होता है। साधारण बोलचाल की भाषा में कहते हैं, कई बार जनसंख्या वाली शब्द का प्रयोग करते हैं। साधारण बोलचाल की भाषा में क्या करते हैं, कई जगह आबादी या जनसंख्या शब्द का प्रयोग करते हैं। जैसे हमारे गांव की यदि हम जनसंख्या देखें तो किसी भी गांव की यदि जनसंख्या देखो, मान लो वहां जनसंख्या 675 है, 700 है, 1000 है, तो क्या होगा, वहां की आबादी कहीं जाएगी, वहां की आबादी कहा जाएगा। रायपुर जिले की आबादी बस्तर जिले से अधिक। यदि हम तुलना करते हैं, रायपुर जिले की आबादी बस्तर जिले से अधिक है। ये सब क्या है, उदाहरण है। अब हम देखते हैं किसी न किसी क्षेत्रीय इकाई का, यदि हम देखें जनसंख्या या आबादी के संबंध में हम देखें तो क्या होता है, कहीं न कहीं क्षेत्रीय इकाई का जिक्र जरूर होता है। क्षेत्रीय इकाई क्षेत्र के आधार पर कोई गांव है, कोई शहर है, देश है आदि में रहने वाले लोगों की, किसी देश में, गांव में, शहर में, नगर में रहने वाले लोगों की संख्या को वहां की जनसंख्या आबादी कहते हैं। कोई भी क्षेत्र है जहां लोग क्या करते हैं, निवास करते हैं, रहते हैं, चाहे वे गांव हो या शहर में हो या नगर में हो या देश में हो या जिला में हो, कहीं ना कहीं वे लोग क्या करते हैं, निवास करते हैं। वहां की संख्या को हम क्या कहते हैं, आबादी या जनसंख्या कहते हैं। जनसंख्या या आबादी है, जनसंख्या आबादी में संसाधन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। किसी भी क्षेत्र की, किसी भी गांव की, किसी भी राज्य की जनसंख्या, ये भी क्या है, मानव संसाधन है। मानव संसाधन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, क्योंकि मानव की बुद्धि है, कुशलता है। यदि हम देखें, मानव की बुद्धि है, कुशलता है, कार्य करने की क्षमता है। यदि हम देखें किसी भी व्यक्ति की कार्य करने की क्षमता, उत्पादन करने की क्षमता, वे भी क्या करती है, कार्य कुशलता को, कार्य कुशलता क्या करते, उत्पादन कार्य को प्रभावित करते हैं। कई गांव हम देखते हैं, गांव में मजदूर संख्या अधिक होती है और मजदूर में उत्पादन कार्य अधिक करें तो उस गांव की उत्पादकता में क्या होगी, वृद्धि होगी। तो ये क्या होता है, उत्पादन कार्य को प्रभावित करता है या पूर्ण करता है। अब हम देखते हैं किसी की जगह कहीं न कहीं यदि हम आबादी के बारे में सवाल पूछें या चर्चा करें, देश की कुल आबादी कितनी है, हमारे देश की कुल आबादी कितनी है, वहाँ हर साल किस दर से जनसंख्या घटती है, बढ़ती है। यदि हम देखें वहाँ किस दर से जनसंख्या में कमी हो रही है या बढ़ रही है, औसतन कितने साल जीने की उम्मीद रख सकते हैं, लोग हमें कितने साल जीने की उम्मीद रख सकता है, स्त्री और पुरुषों का अनुपात क्या है। इन सबको यदि हम देखें तो ये हम मानव संसाधन के रूप में इसका अध्ययन करते हैं। युवा वर्ग, बालक वर्ग, वृद्ध वर्ग, इसका अनुपात क्या है, उत्पादन करने वालों की, जो उत्पादन कार्य में लगे हुए हैं उनका अनुपात क्या है, साक्षरता की संख्या कितनी है और साक्षरता के साथ साथ उच्च शिक्षित व्यक्तियों की संख्या कितनी है, कितने लोग गरीब हैं, कितने अमीर हैं, इन सब की हम क्या करते हैं, चर्चा करते हैं मानव संसाधन के अंतर्गत।
अब हम देखते हैं कि जनसंख्या की क्या की जाती है, हर देश में गणना की जाती है। जनसंख्या की हर देश में क्या की जाती है, गणना किया जाता है, जिसको हम क्या कहते हैं, जनगणना कहते हैं। अब जनगणना में क्या होती है, लोगों की गिनती की जाती है। अब हम देखते हैं कि हमारे देश में यदि हम देखें तो 10 साल में जनगणना होती है। हमारे देश में क्या होती है, जनगणना 10 साल में होती है। जनगणना 10 साल में की जाती है। क्वेश्चन दिया जाएगा जनगणना कितने साल में होती है, तो आपको लिखना है 10 साल में जनगणना होती है। और जनगणना में ही आबादी की पूरी जानकारी, आबादी में जनसंख्या के साथ साथ पढ़े लिखे लोगों की संख्या, कार्य करने वालों की संख्या, वृद्ध है, बच्चा है, युवा है, इन सब की क्या की जाती है, गणना किया जाता है। हमारे भारत देश में 2011 में क्या की गई थी, जनगणना की गई थी। अब जनगणना कब होगा, 2011 के बाद 2021 में जनगणना होगा। इसकी तैयारी चालू हो गया था, लेकिन लॉकडाउन के कारण सब काम ठप पड़ गया। ये हो गया मानव संसाधन। अब हम देखते हैं जनगणना से प्राप्त होने वाले आंकड़े। जनगणना से हमको कौन कौन से आंकड़े प्राप्त होते हैं, महत्वपूर्ण आंकड़े प्राप्त होते हैं। जनगणना से यदि हम देखें तो लोगों की कुल संख्या, महिलाओं पुरुषों की संख्या, कुल संख्या में हम देखें महिला की संख्या कितनी है, पुरुषों की संख्या कितनी है, पढ़े लिखे लोगों की संख्या कितनी है, अलग अलग आयु समूह के लोगों की संख्या। हम देखते हैं कि हमारे भारत देश में अलग अलग आयु समूह, वृद्ध वर्ग, बालक वर्ग, युवा वर्ग, ये क्या है, आयु वर्ग के लोगों की संख्या, कौन कौन से कार्य करते हैं, कि क्या क्या कार्य करते हैं, कौन डॉक्टर है, कौन वकील है, ये सब की क्या की जाती है, गणना की जाती है। कितने लोग एक जगह से दूसरी जगह, कई लोग क्या करते हैं, एक जगह से दूसरी जगह कार्य करने के लिए आते जाते हैं, प्रवास करते हैं, आते जाते हैं। इन सब की गणना, जनगणना से हमको ये सब की आंकड़े प्राप्त होती है। जनगणना से ये सब आंकड़े हमको प्राप्त होते हैं। ग्रामीण नगरीय वितरण, जनसंख्या घनत्व, इनका भी हम क्या करते हैं, इसमें जनगणना में हमको आंकड़े प्राप्त होते हैं। नगरीय क्षेत्र में, ग्रामीण क्षेत्र में जनसंख्या घनत्व कितना है, नगर में कितना जनसंख्या घनत्व है, ग्रामीण क्षेत्र में जनसंख्या घनत्व कितना है, आदि विभिन्न लोगों की संख्या, आदि विभिन्न लोगों की संख्या है, इनकी गणना की जाती है। आबादी के घटने बढ़ने का विश्लेषण किया जाता है। देश में आबादी की क्षमता जरूरत के अनुसार, यदि हम देखें हमारे भारत देश की आबादी की क्षमता है और जरूरत को समझने के लिए हम क्यों उसको गुणों के बारे में, यदि हम देश की आबादी की क्षमता को, उनकी जरूरतों को समझना चाहते हैं तो उनके गुणों के बारे में जानकारी होना आवश्यक है। शिक्षा, व्यवसाय, आर्थिक स्थिति, आयु, लिंग के आधार पर इसकी भिन्न भिन्न गणना की जाती है। कुल जनसंख्या और वृद्धि दर, यदि हम देखें कि हमारे भारत देश में जनसंख्या और वृद्धि दर, जनसंख्या की मदद से हम जान पाते हैं कि देश में, जिला में, गांव में, राज्य में, शहर में कितने लोग रहते हैं। जनगणना के द्वारा हम जान सकते हैं कि हमारे भारत देश में राज्य में, जिला में, नगर में, गांव में कितने लोग रहते हैं। घर जाकर इसकी गणना की जाती है। हम देखते हैं कि हमारे भारत देश में जनगणना तो होता है, लेकिन वो जनगणना में आंकड़ा किसके आधार पर प्राप्त की जाते हैं, घर सभी के घर जाकर के उनकी आंकड़ा प्राप्त की जाती है। हम देखते हैं कि हमारे भारत देश में जनगणना किया जाता है। जनगणना घर घर जाकर की जाती है, लोगों की संख्या पूछी जाती है, कितने लोग पढ़े लिखे, कितने शिक्षित है, कौन कौन पढ़ रहे, कितने कौन से आयु वर्ग में बच्चों की संख्या कितनी है, युवा वर्ग की संख्या कितनी है, वृद्ध लोगों की संख्या कितनी है, इन सब की क्या की जाती है, गणना किया जाता है। अब हम देखते हैं कि हमारे भारत देश में पिछली जनगणना 2011 में, पिछली जनगणना कब हुआ था, 2011 में हुआ था। अब उस समय यदि हम देखें तो हमारे भारत देश की जनसंख्या 121 करोड़, 2011 में देश की जनसंख्या
जनगणना के आधार पर यदि हम देखें तो 121 करोड़ 2011 की जनगणना के आधार पर देश की जनसंख्या 121 करोड़ थी। 2001 में 102 करोड़। इसके पहले यदि हम देखें 2001 में यदि हम देखें तो देश की जनसंख्या 102 करोड़। 2001 की जनगणना के आधार पर देश की जनसंख्या हम देखें तो देश की जनसंख्या कितनी थी? 102 करोड़ 87 लोग। 102 करोड़ 87 लाख लोग थे। 2001 की जनगणना में 102 करोड़ 87 लाख लोग थे। 2011 की जनगणना में देखें तो 121 करोड़ 2 लाख लोग थे। इस प्रकार इन 10 वर्षों में हम देखें तो 10 वर्षों में भी देश की जनसंख्या काफी बढ़ गई। ये है जनसंख्या। अब हम देखते हैं इस प्रकार देश की आबादी पिछले 10 वर्षों में देखें तो 17.64% 17.64% की दर से क्या हो गई है? सिर्फ 10 साल में देश की आबादी जनसंख्या 17.64% की दर से बढ़ गई, वृद्धि हो गई। यदि हम पृथ्वी की आबादी देखें तो कुल आबादी का देश यदि कुल आबादी देखें पूरे विश्व की जनसंख्या की यदि हम देखें तो हमारे भारत देश में 17.5% लोग भारत में रहते हैं। विश्व की कुल जनसंख्या का यदि हम देखें विश्व की कुल जनसंख्या का हमारे भारत देश में 17.5% लोग निवास करते हैं। विश्व की कुल जनसंख्या यदि हम जनसंख्या की दृष्टि से देखें यदि हम जनसंख्या की दृष्टि से देखें तो विश्व में भारत का दूसरा स्थान है। जनसंख्या की दृष्टि से देखें तो भारत का विश्व में दूसरे स्थान है। पहले स्थान पर कौन है? चीन पहला स्थान पर है। अब हम देखते हैं 2011 में छत्तीसगढ़ की यदि हम जनसंख्या देखें 2011 में छत्तीसगढ़ की जनसंख्या देखें तो 2 करोड़ 55 लाख। 2011 में छत्तीसगढ़ की जनसंख्या देखें तो 2 करोड़ 55 लाख। यदि हम देखें तो छत्तीसगढ़ की जनसंख्या 2 करोड़ 55 लाख से अधिक थी। दो 2011 में यदि हम छत्तीसगढ़ की जनसंख्या देखें तो छत्तीसगढ़ की जनसंख्या 2 करोड़ 55 लाख से भी अधिक थी। यदि हम इनका यदि हम देखें देश की कुल जनसंख्या का यदि हम कुल जनसंख्या देश की कुल जनसंख्या का यदि हम तुलना करते हैं तो सिर्फ 2% निवास करता है। छत्तीसगढ़ की यदि हम जनसंख्या की तुलना पूरे विश्व की न करके हम देश की गणना करें तो देश की जनगणना में यदि हम देखें तो देश की 2011 में छत्तीसगढ़ में 2 करोड़ 55 लाख से अधिक लोग निवास करते थे। और इसी के आधार पर अनुमान लगाया गया है कि पूरे अपने देश की यदि हम जनसंख्या देखें तो पूरे भारत देश की जनसंख्या का सिर्फ 2% लोग छत्तीसगढ़ में निवास करते हैं और इसकी वृद्धि दर 22.6% की दर से बढ़ रही है। इस प्रकार हम देखते हैं कि हमारे भारत देश में नगर में और शहर में रहने वाले लोग गांव में रहने वाले लोगों से पता चलता है कि हमारे छत्तीसगढ़ में भारत देश में यदि हम देखें तो गांव में रहने वाले लोगों की संख्या और शहर में लोगों की संख्या इसी के आधार पर पता चलता है।
आज भी हम देखें तो हमारे भारत देश में ग्रामीण क्षेत्र में रहने वालों की संख्या, आज भी यदि हम देखें तो हमारे भारत देश में ग्रामीण क्षेत्र में रहने वालों की संख्या आज भी 69% जनसंख्या ग्रामीण क्षेत्र में निवास करती है और सिर्फ 31% जनसंख्या में शहरी क्षेत्रों की। यदि हम देखते हैं कि हमारे भारत देश में आज भी हम देखें तो आज भी 69% लोग गांव में निवास करते हैं और 31% लोग आज शहर में निवास करते हैं। सिर्फ 31% लोग शहर में निवास करते हैं। यदि हम देखें इसके पहले यदि हम देखें तो हमारे भारत देश स्वतंत्रता पूर्व के, यदि हम देखें तो हमारे भारत देश में स्वतंत्रता पूर्व जिस समय स्वतंत्र हुआ था उस समय यदि हम देखें तो हमारे भारत देश में सिर्फ 17% लोग शहर में रहते। स्वतंत्रता के समय 17% लोग शहर में रहते। जिस समय भारत स्वतंत्र हुआ, स्वतंत्रता के समय यदि हम देखें तो हमारे भारत देश में सिर्फ 17% लोग शहर में निवास करते, ठीक है, और 83% लोग गांव में निवास करते थे। और उनका मुख्य व्यवसाय क्या होता था? कृषि कार्य करना। यदि हम इस प्रकार देखें तो पिछले 60 वर्षों में हमारे भारत देश में, पिछले 60 वर्षों में यदि हम देखें तो हमारे भारत देश में पिछले 60 वर्षों में देखें तो हमारे भारत देश की जो शहरी क्षेत्र है इसमें जनसंख्या में वृद्धि हुई। 17% लोग शहर में रहते थे। अब यदि हम देखें तो 2001 में 20% लोग शहर में रहने लगे। 2001 में हम देखें तो 20% लोग शहर में रहने लगे। उसी प्रकार यदि हम देखते हैं तो हमारे भारत देश के छत्तीसगढ़ में हम देखें तो छत्तीसगढ़ में लोग शहर में यदि हम देखें तो शहर में लोगों की संख्या आज यदि हम देखें तो 20% लोग शहर में रहते हैं। 20% लोग शहर में छत्तीसगढ़ में, सिर्फ छत्तीसगढ़ में आज हम देखें तो 20% लोग शहर में निवास कर रहे हैं। ये हो गया कुल जनसंख्या और वृद्धि दर। इसके बाद देखते हैं लिंगानुपात। लिंगानुपात का अर्थ होता है प्रति 1000 पुरुषों के पीछे स्त्रियों की संख्या। लिंगानुपात का तात्पर्य क्या होता है? लिंगानुपात का तात्पर्य होता है प्रति 1000 पुरुषों के पीछे, प्रति 1000 पुरुषों के पीछे महिलाओं की संख्या से लिया जाता है। जैसे हम देखते हैं स्वीडन में लिंगानुपात 1006। यदि हम देखें तो स्वीडन में लिंगानुपात 1006। जापान में हम देखते हैं 1057। इस प्रकार अलग अलग देशों में हम देखें, अलग अलग देशों में देखें तो लिंगानुपात भी अलग अलग है। नेपाल में 1073। अब हम देखते हैं स्वीडन में 1006, ये 6 है। जापान में देखते हैं 1057। नेपाल में हम देखते हैं 1073। तो सभी देश की यदि हम लिंगानुपात देखें तो इसमें अंतर है, भिन्नता है। लिंगानुपात के आधार पर ये अनुमान लगाया जा सकता है कि किन देशों में महिला एवं बालिकाओं पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। जिन देशों में महिलाओं की संख्या कम है उन देशों में यदि हम देखें तो वहां महिलाओं एवं बालिकाओं की शिक्षा पर विशेष ध्यान नहीं दी जा रही है, जिसके कारण ही लिंगानुपात कम है। समान रूप से किसी स्वस्थ समाज में महिला और पुरुषों की संख्या बराबर होनी चाहिए। यदि हम स्वस्थ समाज देखें तो महिला और पुरुष की संख्या बराबर होनी चाहिए। और यदि किसी देश में, किसी समाज में यदि लिंगानुपात
कम है, मतलब स्त्रियों की संख्या पुरुषों से कम है, तो हम समझते हैं कि वहाँ की बालिकाओं और महिलाओं का शोषण, शिक्षा, स्वास्थ्य आदि पर विशेष ध्यान नहीं दी जा रही। किसी भी देश में यदि स्वस्थ समाज में हम देखें तो स्वस्थ समाज में क्या है, महिला और पुरुष की संख्या यदि बराबर है तो हम उसको स्वस्थ समाज कहें। यदि इन देशों में महिला की संख्या कम है, महिलाओं की संख्या कम है, मतलब लिंग अनुपात कम है, इसका मतलब यह है कि महिलाओं का, बालिकाओं का शोषण किया जा रहा है, वहाँ शिक्षा है, स्वास्थ्य पर विशेष ध्यान नहीं दी जा रही है, जिसके परिणाम स्वरूप लिंग अनुपात कम। अब हम देखते हैं कि हमारे भारत देश में शिक्षा का विकास नहीं हो पा रहा है। किसमें नहीं हो पा रहे हैं? महिलाओं में शिक्षा का विकास नहीं हो पा रहे हैं। महिला शिक्षा पर विशेष ध्यान नहीं दी जा रही है, उसमें भेदभाव किए जाते हैं। यही भेदभाव और इसी भेदभाव कारण यदि हम देखें तो सबसे अधिक छोटी उम्र की बालिकाओं पर इसका असर पड़ा है। इसी भेदभाव का जो असर है वे 0 से 6 वर्ष की जो बालिकाओं पर इसका अधिक प्रभाव देखने को मिलता है। यदि आज हम देखें तो हमारे भारत देश में 1000 पुरुषों के पीछे 914 महिलाएं हैं। 1000 पुरुष है और 914 स्त्री है, तो इसका असर आज देखने को मिल रहा है। अब हम देखते हैं कि छत्तीसगढ़ की स्थिति हम देखें अन्य राज्यों से यदि हम तुलना करें तो बेहतर है। यहाँ लिंगानुपात 9 से 91, छत्तीसगढ़ में यदि हम लिंगानुपात देखें 991 है, मतलब अन्य राज्यों की तुलना में हमारे छत्तीसगढ़ में लिंगानुपात की स्थिति काफी बेहतर है। बस्तर जैसे जनजाति बहुल क्षेत्रों में यदि हम देखें यहाँ लिंगानुपात 1000 या उससे अधिक भी है। बस्तर जैसे क्षेत्र है जहाँ आदिवासी क्षेत्र मानते हैं, लेकिन यहाँ यदि हम देखें तो लिंगानुपात 1000 या उससे भी अधिक है, लेकिन मैदानी भागों में यदि हम देखें तो लिंगानुपात कम है। मैदानी क्षेत्रों में यदि हम देखें तो यहाँ लिंगानुपात कम है। इस प्रकार लिंगानुपात का जो अनुपात है वह मैदानी क्षेत्रों में कम है। इस प्रकार यह हो गया लिंगानुपात। बस इतना काफी आज के लिए।